जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो री एग्जाम 2024 की हो रही है, अति महत्वपूर्ण है यह सेट प्रैक्टिस रुक्मणी पब्लिकेशन का। तो चलिए हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं डेली वाइज पे। आपको पता है टोटल 20 सेट प्रैक्टिस है इसमें। तो अभी जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं वो कौन से है सेट प्रैक्टिस, तो इसका नाम है सेट टेस्ट सीरीज नंबर 12 है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और चलिए इसे बनाते हैं और स्कोर कितना होता है वो कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टोटल 12 हो गई दोस्तों, जैसे ही कंप्लीट होगी महामैराथन जरूर ही आएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस हाँ आए, क्योंकि महामैराथन से आपको ये होगा कि एक वीडियो में टोटल 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। उससे साथ में डिस्कशन भी है, तो वो सभी मिलेंगे आपको एक साथ में, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा ना। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 12। चलिए बनाते हैं, देखते हैं स्कोर क्या रहता है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बन रहा है, कह रहा है क्या कि एक वस्तु जिसका भार कितना है 10 न्यूटन है को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा 0.275 सेकंड तक ऊपर रखा जाता है ना। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा ये बताना है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। एक वस्तु का भार दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता है क्या कि वर्क मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल। फोर्स इनटू क्या होता है, जो पृथ्वी की ऊंचाई है वो होगी, है ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं पृथ्वी की जो हाइट होगी वो। तो यहाँ पे हम भार जो होगा हमारे पास, भार इंटू एच, कहने का मतलब कि भार को क्या लिखते हैं हम लोग mg, है ना, इंटू एच। तो मास और हमारा ग्रेविटी, मास इंटू 2, 10 इंटू 2 इक्वल कितनी आ जाएगी 20 जो है जूल आएगी। कितनी आ जाएगी 20 जूल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा। आप देखें ना यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, भार यानी एम जी इंटू एच होगी, है ना। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 10 न्यूटन दे रखा है, और हाइट कितनी दो यानी कितनी हो गई 20 जूल हो गई। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन। कह रहा है एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा पथ पर जो है गति कराता है। शक्ति P जो मोटर के द्वारा विकसित होता है वह समय के साथ जो है समय के साथ निम्न रूप से किस पर जो है निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा बताइएगा। तो वह निर्भर करेगा किस पे, वह निर्भर करेगा किस पे निर्भर करेगा, तो वह समय के समानुपाती होता है जो उस पर निर्भर करेगा ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। किस प्रकार पर निर्भर करेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, जो एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा पथ पर गति कराता है। शक्ति P जो मोटर के द्वारा विकसित होता है वह समय के समानुपाती होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ग्राफ ये कौन सा डी करेक्ट होगा। जैसे आपको पता होगा ए बराबर क्या होता है V/T होता है, ये नियत होता है, जहाँ V इक्वल AT होता है ना। तो पावर इक्वल क्या होता है F इंटू AT होता है, लिख सकते हैं इतना, ठीक। तो कार्य की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्य की जो दर होता है उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। और शक्ति एक कैसी राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड होता है, या फिर वॉट बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट बोल सकते हैं। शक्ति का अन्य मात्रक हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है। अगला है कि एक स्थैतिक आवेश क्या उत्पन्न करता है, बताइए क्या उत्पन्न करता है। तो यह उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। एक स्थैतिक आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है, तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। मतलब कि एक गतिशील आवेश जो है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार उत्पन्न होती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो यह उत्पन्न होती है त्वरित आवेश के द्वारा। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर सी, त्वरित जो है आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। यह आवेश नियत वेग से गतिशील होती है, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, यदि me पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, re इसकी त्रिज्या है, जो
क्या है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगी, m/r होगा ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या कि g इक्वल होता है क्या, Gm/r होता है। तो यहाँ पे सीधे हम क्या लिखेंगे, हमारा me कहाँ पे, me और r2, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे कि दो समान प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम पाया जाता है। जब वे समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तब जो है प्राप्त तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको बताना होगा। तो क्या हो जाएगा, तो आर एस इक्वल क्या होता है, एन इंटू आर होता है, जिसमें ये 16 दे रखा है, ये 2 और ये आर। तो ये कितना हो जाएगा, 16/2, यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 ओम हो जाएगा। जब समानांतर क्रम में जोड़ी जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/8 और प्लस 1/8। तो एलसीएम 8, ये 112, इसे काटिएगा तो 1/4 ओम, यानी सीधे आप कर सकते हैं क्या, कितना, 4 ओम। यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण किस प्रकार गति करेगा, किरण किस प्रकार गति करेगा बताइएगा। तो किरण जो है, अब खुद देखो, यह जो है इधर से आएगी तो यह इधर जाना चाहिए, मतलब कि इधर ये जाना चाहिए था ना पूरे, बट ये क्या होगा, इधर घूम जाएगा। क्यों, यह क्या हो जाएगा, मतलब कि यह अभिलंब की ओर झुकेगा, है ना। क्या होगा, यह अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आंसर बी बन जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक वाली में प्रवेश कर रही है प्रकाश, है ना, हवा से किसमें, तो जल में प्रवेश करती है, तो इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगला है प्रत्यवर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, कौन सा संबंध सही है बताइएगा इसमें। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी। धारा की दिशा तथा परिणाम जो होता है समय के साथ परिवर्तित होता है। धारा की दिशा क्या होती है, परिणाम तथा समय के साथ परिवर्तित होता है। आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में जो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है ना। एक चक्र में प्रतिवर्ती धारा का कुल परिणाम जो क्या होता है, 0 होता है। प्रतिवर्ती धारा का हस्तांतरण लंबी दूरी तक न्यूनतम ऊर्जा क्षय के साथ किया जाता है। इस विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन अपनी क्या होती है, दिशाएं नियंत्रण आगे पीछे बदलते रहती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रोटॉन क्या है बताना है। प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण है। आंसर सी बनेगा यह। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण जो है प्रोटॉन कहलाते हैं। यह किसी पदार्थ का एक मूल कण है जो हाइड्रोजन के समतुल्य होता है। भारी हाइड्रोजन के नाभिक में अलग होते हैं। और परमाणु का खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन का खोज, परमाणु बोल रहे हैं, प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। इसका आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का सीधे ये प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन का माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन सबसे क्या होता है, भारी कण होता है। अगला है कि इसमें से बताना है आपको, घुमाने की अनुमति नहीं, ऐसा जो है इस किस फिगर में आ रहा है। तो कौन से फिगर में आ रहा है खुद देखिए और बताइए कौन से फिगर में आ रहा है ये। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में देखिए आ रहा है ना पूरा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर, ठीक है, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर क्या बाएं मुड़कर 11, फिर बाएं मुड़कर 11 चला, फिर वह दाएं मुड़कर कितना जा रहा है, 13 मीटर जा रहा है, 13 मीटर, ठीक है, दाएं 13 चला, पुनः जो है दाएं मुड़ता है और 10 चलता है, मतलब इससे कम ही आ रहा है, ये जहाँ आना चाहिए उससे कम थोड़ा, 10 चल रहा है, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कहाँ मुड़ता है, बाएं, और 14 मीटर चलता है, बाएं मतलब ऊपर जा रहा है 14। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 चलता है, मतलब अब इसके बराबर आ गए है ना, यहाँ तक, यहाँ इसके बराबर, इधर में चला। अब श्याम जो है आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, और सभी मोड़ 90 डिग्री पे है, मोड़े गए हैं, तो कितनी दूरी पे है, यहाँ से चला था ये 10 और ये 13, 23 और 10 कितना हो जाएंगे, 33, यानी आंसर सीधे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 33 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37 होगा ना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ना हो जाएगा, क्योंकि 14 और 10 प्लस 13,
तो ये 7 आ रहा है ना आंसर, लास्ट में 7 आ रहा है, हमने 3 ले लिया, आंसर बी बने यहाँ पे। इसमें बताना है अनुपस्थित संख्या, देखना है, बताना है क्या होगी यहाँ पे। तो देखिए 1 के बाद क्या होगा, 8 के लिए 64 आया है, 2 के लिए 4 आया है, 5 के लिए इतना आया है। तो आप खुद देख के बता दो, 1 के लिए 1 ही रहेगा, कुछ और नहीं, आंसर 1 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 ही रहेगा। अगला देखिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। साइंस क्या है, एक मतलब कि ये मानव जाति की विज्ञान है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इथोलॉजी। क्या कहते हैं, इंथोलॉजी। आंसर क्या बनेगा, आंसर सी बनेगा, इंथोलॉजी मानव जाति के विज्ञान को कहते हैं। और स्टडी ऑफ फैमिली, जिसमें हम लोग फैमिली की हिस्ट्री को जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, जेनोलॉजी, मतलब वंशावली कहते हैं, जेनोलॉजी कहते हैं। और द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विथ रिगार्ड टू इट्स मेथड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यह होता है ज्ञान मीमांसा, इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड सोशलिस्ट एंड सोशल बिहेवियर। ये क्या कहलाता है, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में क्या रहता है, समाज शास्त्र का अध्ययन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, यस्टरडे आफ्टर अ नाइस वॉक वी डैश टू सीट ऑन द बेंच, वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट फॉर अ व्हील। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा डिसाइडेड। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डिसाइडेड होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के रूप में डिसाइडेड यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे बोल्ड आइटम्स दिया हुआ है, आइटम्स देखिए क्या है आइटम्स। कह रहा है क्या, आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट योर परमिशन। कहने का मतलब क्या है कि जो एक तरह से पर्दाफाश कर रहा है यहाँ पे, रहस्य का क्या कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है ना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, टू रिवल अ सीक्रेट। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर बताइएगा क्या होगा। तो हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, मेयर। करेक्ट आंसर बनेगा सी, मेयर होगा यहाँ पे। अ मेयर इज एन अडल्ट फीमेल हॉर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन है इसमें गलत बताइएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा डेवस जो है यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग है। तो देखिए इसका सही क्या होता है, डिवोर्स होता है, डिवोर्स ऐसे होता है, DEVIOUS होता है, मतलब दुष्कार करना। अगला है चूज द एंटोनिम, हमें बताना है डिस्पेयर का क्या होगा, डिस्पेयर का एंटोनिम क्या होगा। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, इसका एंटोनिम होगा होप, मतलब आशा। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, द मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फाबेटिकली, चूज एडवर्ब इन द सेंटेंस। मैटर क्या है, प्रेजेंटेड है अल्फाबेटिकली में, तो चूज द एडवर्ब इन द सेंटेंसेस में एडवर्ब कौन सी है वो आपको बतानी है। तो आंसर बनेगा अल्फाबेटिकली, क्यों, क्योंकि लास्ट में LY है आंसर, इसलिए एडवर्ब बनेगा। राइट आंसर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ मोमेंट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, बिना सोच समझे गुस्से में बोलना। तो आंसर क्या बनेगा, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या कि आप सबको धोखा, इसमें अरेंज करके बताना है। आप सबको धोखा स्टार्ट होगा, लास्ट में होगा यह वक्त को नहीं दे सकते है ना। तो इसके बीच में क्या सेंटेंस जो है सुटेबल होगा वो आपको बताना होगा, क्रम कौन सा होगा। तो देखिए क्रम जो है हम ऑप्शन डी लेते हैं, पहले उठाइए, आपको सभी ऑप्शन लेके देखना होगा कौन सुटेबल आ रहा है। हम सीधे डी आंसर नंबर उठा रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, आप खुद को धोखा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है जो सही है। वाक्य वो कौन सा है वाक्य देखिएगा। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है। जीने की इच्छा, उसे क्या बोलेंगे, जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा, क्या बोलेंगे, जिजीविषा, आंसर ए बनेगा यहाँ पे। और किसी की बात किसी भी बात को जानने की इच्छा उसे जिज्ञासा कहते हैं। जीतने की इच्छा जिज्ञासा कहते हैं। अब भोजन करने की इच्छा तो पता है क्या कहते हैं, वो भुक्षा कहते हैं। रिक्त स्थान को भरना है हमें। हमेशा सत्य की ही डैश होती है, तो क्या होती है, जीत होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो क्या दिया हुआ, दिए गए रेखांकित वाक्य पे हमें प्रतिस्थापित करना है, बताना है वहाँ पे क्या आने वाला है। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य है जो धन पर बढ़कर है। तो इसके लिए क्या होगा, जो धन से बढ़कर है, जो धन में बढ़कर है, जो धन को बढ़कर है, जो धन को बढ़कर है, जो धन से बढ़कर है। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका बताइए डी बनेगा, जो धन से बढ़कर है। दिए गए वाक्य के लिए हमें शब्द को चुनना है। तो जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। आंसर सी करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे कह रहा है दिए गए पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। विश्व का पर्यायवाची बताइएगा। तो विश्व का पर्यायवाची होगा यहाँ पे संसार। विश्व का पर्यायवाची संसार होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा कि सही जो हमें वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। तो इसमें सबसे सही कौन सा है, अविलंब जो है यहाँ पे सही करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। अगला देखिए, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया, किसकी पहल पर स्थापित किया गया। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, महात्मा गांधी की पहल पर स्थापित किया गया। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ का स्थापना कब करते हैं, 1934 को, और महिला आश्रम वर्धा में करते हैं 1934 में। बापू की इच्छा अनुसार यह आंदोलन नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के द्वारा अस्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए जो है प्रख्यात डॉक्टर जोसेफ कॉर्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया गया था। 1936 में गांधी ने वर्धा हाट का भी शुभारंभ किया था, ताकि ग्राम उद्योग उत्पादन में उत्पादकों को जो है बाजार मिल सके। अगला है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है। तो आंसर बनेगा 14 दिनों तक, नहीं तो स्वतः ही पारित हो जाती है। ठीक है, ये धन विधेयक के संबंध में विषय जो विशेष प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 109 में दिया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है 110 में है। उपराष्ट्रपति का कार्य अवधि जो है किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 67 में है। कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है, कौन सा है प्रेरित बताइए। तो वह है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है बताइएगा। ये पहले बता दें आपको कि 19 अनुच्छेद जो है 358 क्या है, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद जो है 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार जो है स्वतः क्या हो जाती है, निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 इसमें क्या है, तो 20 और 21 में जो है प्राणदैवी की स्वतंत्रता है, जो वो क्या होती है, मूल अधिकार को छोड़ करके सभी अधिकार जो है स्वतः ही निलंबित हो जाती है। एकल नागरिकता आपको जैसे पूछे हम कि कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया है कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से लिया गया संघीय प्रणाली। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन आपको बता दें वह भाग 20 में पड़ता है और अनुच्छेद 368 में पड़ता है ना, अनुच्छेद 368 में पड़ता है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया क्या, संविधान का संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार जो है अवरोही क्रम में हमें सजाना है। तो आइए हम अवरोही क्रम में उनको सजाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह, इनकी कब से कब तक था, तो 1982 से लेके कब तक था,
87 तक, ठीक है, 82 से 87 तक। नीलम संजीवा रेड्डी, यह थे 1977 से लेके यह 82 तक थे, 1977 से 82 तक थे। और फारूखीदीन अली अहमद जो थे वह थे 94 से लेके, यह थे 1994 से लेके 77 तक थे। और जाकिर हुसैन जी थे, ये कब से कब थे, तो ये 1967 से लेकर के 69 तक थे। तो सबसे पहले आप देखोगे 69 है। अब देखिए सबसे पहले कौन आ रहे हैं, आप खुद देखकर बताइए। तो सबसे पहले आ कौन रहा है, यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में बताना, ना कि आरोही क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे बाद में, उसके बाद जस्ट, उसके बाद उसके, तो सबसे बाद में कौन है, ज्ञानी जैल सिंह 82 में। इसके जस्ट बाद कौन है बताइए, ज्ञानी जैल सिंह के बाद जी है नीलम संजीवा रेड्डी है। और इसके जस्ट बाद वाले तो ये इसके बाद है फरुखुद्दीन अली अहमद, उसके बाद है लास्ट में जाकिर हुसैन, जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो सबसे पहले मतलब जाकिर हुसैन होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 3। तो आप देखो 4 के बाद 2 है ना, तो 4 के बाद 2 कौन सी है, बस ऑप्शन नंबर 1 है। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में जो है कभी भी सदन का नेता नहीं रहता है। तो वो कौन थे राजनेता जो कभी भी सदन के नेता नहीं रहे। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, श्री मनमोहन सिंह जी थे जो राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन के नेता नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो वो कौन सा है बताइएगा, ये सभी है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिप्रेक्षा, है ना, ये सब है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, उत्प्रेषण इसमें नहीं, उत्प्रेषण भी होता है। 5 प्रकार के रीट होता है जो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो है वह उच्च न्यायालय 226 के द्वारा, जो हाई कोर्ट होती है वो उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 32 के तहत ये परमादेश 5 जो है रिट जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है, तो 6ठी अनुसूची में है। आंसर बनेगा बी, 6ठी अनुसूची में है। भारत संविधान में कुल कितने अनुसूची है, टोटल 12 है। मूल में कितना था, सबसे पहले तो 8 था। प्रथम बार संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, प्रथम बार 1951 में, है ना। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा देकर शामिल किया गया, तथा इसके लिए जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 36वां जो संविधान संशोधन हुआ 1975 के द्वारा, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची वर्तमान में क्या है, दल बदल कानून से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया था, तो यह था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। आया कब था ईस्ट इंडिया, 1600 ईस्वी में। खत्म कब हुआ, 1858 में। लगभग 250 सालों तक चला था, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। अगला देखिएगा आप, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग करना चाहते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। तो वह किसको देंगे बताइए, तो आंसर बनेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 93 में जैसे बताया गया कि अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं क्या, लोकसभा में। अभी कौन है बताइएगा प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा चुनाव के, तो भर्तृहरि है, नाम है उनका, है ना, इतना याद रखिए, भर्तृहरि। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैवाहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। आंसर डी बनेगा। अनुच्छेद 21 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 में आता है, भाग 3 में जो है कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, 12 से लेके 35 तक है। 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद आता है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, तो अमेरिका से लिया गया। और मूल अधिकार जो है अमेरिका से, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो कर्तव्य लिया गया है रूस से लिया गया है ना।
संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। मूल रूप से संविधान ने जो है 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे और मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास जो है कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। अगला है भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है। अंजेल कर जो है किससे संबंधित है बताइएगा, तो अंजेल कर बता दें आपको, यह स्टार्टअप से संबंधित है। एंजेल टैक्स वर्ष 2012 में शुरू किया था। एंजेल टैक्स का उद्देश्य जो है धन शोधन को रोकना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें कि सूची 1 और 2 को हमें नीचे दिए कूट से सही मिलाना है। देखिए, नारों का नाम और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता, जैसे गरीबी हटाओ, कौन बोले थे, तो गरीबी हटाओ बोली थी इंदिरा गांधी। कौन बोली थी, इंदिरा गांधी। लोकतंत्र बचाओ, यह कौन बोले थे, तो लोकतंत्र बचाओ जनता दल के द्वारा दिया गया था। जानने वाले की भूमि, जोतने वाले की भूमि, तो जोतने वाले के लिए भूमि, यह वर्मा मोर्चा ने दिया था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो यह एन.टी. रामाराव दिए थे। यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल। 2, 3 ऑप्शन नंबर तो यही पे मिल रहा है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हुए, कह रहा अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड यह किसके लिए है, यह है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक उम्र हो चुके हैं। आंसर बनेगा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। यह शुरू कब होता है, 2001 में होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है ना। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब होता है, 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष का अभियान कब शुरू होता है, यह भी 25 दिसंबर 2014 को शुरू होता है ना। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो यह 2019 में शुरू किया जाता है। और भारतीय जन आरोग्य योजना, जैसे जो कई आयुष्मान भारत, यह कब शुरू होता है, 2018 में। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस पर है आधारित, तो यह है उनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर है। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पे। मतलब कि इन धातुओं में से जो डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण यह क्या होता है, अचुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है क्या कि PCl5 के वियोजन पर दाब के बढ़ने पर क्या प्रभाव होगा। इस पे जब दाब बढ़ेगा ना तो नियाक आयतन में जो है क्या होगी, कमी भी बढ़ेगी। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा वियोजन घटता है। वियोजन क्या होता है यहाँ पे, वियोजन घटता है। अतः उच्च दाब जो होगा PCl5 के वियोजन को प्रोत्साहित नहीं करेगा। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, सांद्रण है, तापमान है, दाब है, ये सब है। दाब के घटने पे आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और बॉयल का यह नियम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, तो यह पर किया गया वर्क कैसा है, यह पर काम किया गया कैसा है, तो कोई भी कार्य नहीं करता है। आंसर क्या बनेगा, कोई काम नहीं किया गया, राइट आंसर डी होगा। जब कार्य जो शून्य होगा, जब वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होता है, शून्य होगा। कार्य शून्य होगा जब वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण शून्य होगा तो कार्य क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन की दूरी एक दूसरे लंबवत होंगे तो कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। अगला देखिए, अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर होता है, क्या अंतर होता है, तो यह बहुत ही कम होता है। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अक्रिय गैस जो है 18वें वर्ग या फिर शून्य वर्ग का तत्व है। देखेंगे, किसी वेग से चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक जो होता है, प्रेक्षक के द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा बताइएगा, तो यह होगा एक परवलय होगा। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, परवलय। अगला देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं, तो आंसर बनेगा ये 7 तत्व मौजूद हैं। कितने हैं, 7 तत्व मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स, वाई और जेड के मान क्या है। यहाँ पे दिया है, इसमें एक्स और वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है। क्यों, इसको हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस मतलब कि हमें संतुलित करना होगा इस इक्वेशन को, तब पता चलेगा कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या है। तो PbO यहाँ पे है
और यहाँ पे देखिए Pb। ओके, यहाँ पे CO2, यहाँ पे 2 है क्या हमारा ऑक्सीजन, तो क्या इसे भी हम 2 नहीं करेंगे, तो इसे भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीपल। जब ये Pb 2 हो गया तो क्या इसे भी 2 नहीं करेंगे, बिल्कुल इसे भी हम 2 ही करेंगे। तो अब आप देखो सभी की क्या वैल्यू नहीं निकल रही है हमारे पास, सभी की वैल्यू निकल रही है ना। तो x की वैल्यू क्या आया है 2, y की भी वैल्यू क्या आया 2। तो देखो x और y की वैल्यू 2, तो z की वैल्यू बस एक ही रह जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है। कोई भी अल्फ़ाबेट के आगे 1 रहती है ना छुपी हुई, तो हिडन रूप से आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसमें होता है, किसमें होता है, तो यह होता है वृषण में। आंसर बनेगा बी, वृषण जो है नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है, इसकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। शुक्राणु का जो है परिपक्वन मतलब अधिवृषण में होता है। शुक्राणु के उत्पादन के लिए जो है आवश्यक ताप जो है शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है, 5 माइक्रोन होती है। और शुक्राणु जो है शरीर में 30 दिन तक तथा मैथुन के बाद जो है स्त्री में केवल 72 घंटे तक जीवित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मनुष्य में निषेचित अंडा किसके स्तर में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है, किसके स्तर पे प्रत्यारोपित होता है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, गर्भाशय। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गर्भाशय एक जो है नाशपाती के समान रचना होती है जो क्या होती है, श्रेणी गुहा में स्थित होती है। गर्भाशय का सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य जो होता है निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और समान भुजा 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका यदि फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 आधार गुने ऊंचाई, ये सभी को जनरली पता होता है, नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज पहले हमें ड्रॉ करना होगा। इसके असमान भुजा 8 है जबकि समान वाला कौन है, 5 है। चलिए यहाँ पे हम लोग समद्विबाहु ड्रॉ करते हैं। समान वाला कितना है, ये 5 है और ये वाला 8 है। अब आप खुद एक अपना से एक परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है। ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं हो रही है, ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर हो गया, ओके 90 डिग्री, वो समझिए यहाँ पे। तो ये जब 8 है तो ये क्या 4 और ये 4 नहीं होगी, तो ये 4 है और ये 5 है, तो क्या ये कितनी हो जाएगी बताइएगा। जब ये 4 ये 5 है तो इसका ट्रिपलेज आपको आता होगा निकालने। तो ट्रिपलेज आप निकालो कैसे, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनस और बेस दिया है तो आप परपेंडिकुलर निकाल पाओगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, 25 में से आप 16 घटाओगे 9 यानी 3, तो ये पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो इसका हाइट का वैल्यू 3 आ गया। और हमारे पास बेस दिया है कितना, तो बेस हमारा 8 दे रखा है। तो आइए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, 1/2 बेस कितना था मेरा 8 और हाइट कितना निकला है 3, काटिए इसको 4 यानी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो आंसर क्या बन गया इसका, देखिए 12 है, ऑप्शन नंबर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए बन गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 3 कप और 5 प्लेट, 5 प्लेटों का जो है मूल्य कितना है 1080 रुपया है। 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य कितना है, तो यह 840 रुपया है। तो 1 कप के मूल्य और 1 प्लेट का मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, यदि आप क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। ये बोल क्या रहा है कि 3 कप है और 5 प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, कप और प्लेट का मूल्य, एक कप का x और प्लेट का y ले लेते हैं। तो पहला 3x और 5y का दाम कितना है 1080 है, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन कह रहा है क्या कि 2 कप है 2x और 4 प्लेट है 4y को ऐड करने से कितना हो जाता है, मतलब इसका दाम होता है 840 रुपये, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप खुद इसमें देखो कि कौन किससे मल्टीपल करें कि हम इसे गुना करने पे काट सकते हैं। तो आप कोई भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में आप इसमें 4 से गुना कर दो, इसमें 5 से कर दो, क्यों, क्योंकि y कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो करो इसमें कितना आ जाएगा 12x प्लस 20y इक्वल, इसमें आप गुना कर दो तो 8 चौक 32, 3 और 4 इतनी हो जाएंगी पहला इक्वेशन। और दूसरा में करो तो ये 5 दूना 10x प्लस 4 पच्चे 20y इक्वल में हो जाएगी, ये 5 से करोगे तो 5 चौका 20 और 2 40 और 2 42 हो जाएगी इतनी। अब इसे काटो, घटा दो दोनों में, तो ये घटेगी तो कट जाएगी, 20 प्लस माइनस कैंसिल। अब 12 में से 10 घटेगी तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 2x, वो भी 2x आ गई।
और इसमें से घटाइए 4300 में से 4200 घटा दीजिए, कितना आ गया आपके पास, तो 120, यानी एक्स की वैल्यू 60 आ गया। एक्स की वैल्यू जब 60 आ गई तो कोई भी इक्वेशन में आप रख लो, फर्स्ट या सेकंड, 3x प्लस 5y में ही रख लो या फिर 2x, तो 2x वाले हम लोग रखते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल जो 840 थी उसमें रखते हैं, क्योंकि 840 थोड़ी छोटी संख्या है इसलिए हमने इसमें रखा। तो इसमें करो तो 120 इधर घटा दो सीधे, 120 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 0 2 और ये 720 जो है इसे 4 से डिविजिबल कर दो, कितना आ जाएगा 4 और 4 8 32, यानी x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 180, काटो 20 छक्के 20 नम्मा। अब इससे छोटा होगा, हाँ 3 दूना 3 तिहाई, इससे छोटा तो होगा नहीं, तो 2:3। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। कह रहा है 100 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली कितनी चिकोरी को जो है 45 रुपये प्रति केजी वाली मूल्य वाली जो है 40 केजी कॉफ़ी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 60 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो चलिए इसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे बोला क्या रहा है कि 100 केजी है ना, 100 रुपये प्रति केजी है, ठीक है, और एक जो है ये 45 रुपये प्रति केजी है। तो दोनों का जो है मिश्रण का कितना दे रखा है, 60 रुपये प्रति केजी दे रखा है। तो अब 45 से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगी, यह आ जाएगा आपका 60 में से 45 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यह 40 आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकालो दोनों का, 5 से 5 दिए 5 8 40, यानी 3:8 का रेशियो निकल गया। हमको रेशियो ही तो बताना है क्या, नहीं, हमें मिश्रण का मूल्य जो है कितना केजी होगा इस पे बताना है ना। तो चलिए अभी हमें 8 यूनिट, आप खुद देखो 8 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 40 किलो। ये जो 45 रुपये प्रति केजी दे रहा है तो 40 केजी ले रहा था ना, है ना, 45 मूल्य वाली जो आप देखो यहाँ पे 45 मूल्य वाली 40 केजी कॉफ़ी मिलाया गया है ना। तो जब 40 केजी ये कॉफ़ी, 40 का यूनिट कितना है, 8 है, तो कितना मतलब 1 यूनिट का 5 है, तो हमें निकालना किसका है, 3 यूनिट का, तो 5 दिए 15 किलोग्राम। आंसर 15। आइए ऑप्शन देखते हैं, 15 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है सुप्रिया ने 10%, सुप्रिया ने कि 10% की छूट देने के बाद जो है एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 1080, तो सुप्रिया के लिए इसका क्रय मूल्य ज्ञात हमें करना है कि क्रय मूल्य कितना है। तो चलिए क्रय मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं, कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, 100 माइनस छूट होता है, और अंकित प्राइस क्या होता है, 100 प्लस लाभ जो होता है वो इंडिकेशन होता है इसका अंकित मूल्य का। तो देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस हम 100 ले लेते हैं, 100 में से वो 8% लाभ कमा रही है, तो अंकित मूल्य हमारा 100 है, 8 कमा रही मतलब सीधे 108 कर दो। और जो उसको घाटा हो रहा है 10% का, तो सीधे आप इसमें से 10 घटा दो, तो मतलब 90/108। अब तो यहाँ पे CP मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 90 और 108। आप इसे छोटा कर सकते हो ना, तो आप छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसे काट के देखो, 9 से काटोगे तो 10 टाइम में, 9 का 9 दूना 18 और भी कटेगी तो 5 दूना 10 और 2 से 6, यानी 5 और 6 के रेशियो निकल गया, ठीक है, 5 और 6 का यूनिट दे रखा है, यानी कि मार्क प्राइस आपका दे रखा है कितना है, तो 1080 रुपये, 6 का वैल्यू दे रखा है, 6 इक्वल 1080 रुपया, तो 1 का यूनिट का कितना होगा, 6 एकम 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 8 48 0, मतलब 1 का 180 आ रहा है, ठीक है। तो हम 5 यूनिट का नहीं निकालेंगे, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 18 25 90, यानी 900 आ रहा है ना। तो सुप्रिया ने टी शर्ट का क्रय मूल्य कितना था उसका, 900 रुपया था। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाएगा। कह रहा है क्या दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी हमें किलोमीटर में बताना है कि कितना होगा। तो देखिए क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या यहाँ पे दिया है कि D/8, मतलब हम डिस्टेंस जो है हमारा इतना है, डिस्टेंस बट्टा चाल, और ये डिस्टेंस में से हम इस चाल को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकलेगा, जो दिया है 20 सेकेंड, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। 20 मिनट में दिया है तो हम घंटा में कन्वर्ट कर लिए, 20 3 60 मतलब 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 18 और 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 72 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4D होगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 3D में से घटा दोगे तो कितना, सिर्फ D बच जाएगा इक्वल, और ये हमारे पास कितना आ गया 72 और डिविजिबल बाई 3,
3 से काटो, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी डिस्टेंस कितना आ गया, 24 किलोमीटर आ गया। आंसर क्या बन गया हमारा, 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी बन गया। अब देखिए कह रहा है 25,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से जो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको जो लॉन्ग मेथड आता है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n होती है। इससे हम लोग अमाउंट मतलब मिश्रधन निकलता है, इसमें से आप घटा दोगे CI निकलेगा, जब इसमें से P प्रिंसिपल घटा दोगे तो CI निकल जाती है ना। तो हम लोग इस पे नहीं बनाने वाले, बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या है वो, तो वो शॉर्ट तरीका क्या है, आपका रेट दे रखा है 10 बट्टे में 100 करो, काटो इसको, कितना आ जाएगा 1/10। हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, तो 11/10 कर दो। अब कितना, 3 सालों के लिए इसको क्यूब कर दो सीधे, 3 सालों के लिए क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1331 होता है ना, और इसका करोगे तो 1000 होता है 10 का। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है। एक और बात बता दे, यह जो होता है ऊपर वाले को अमाउंट मतलब मिश्रधन, नीचे वाले को प्रिंसिपल कहते हैं मतलब मूलधन, और दोनों के डिफरेंस को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ दे रखा है क्या, मूलधन दे रखा है क्या, ये जो 25,000 है ये क्या है, मूलधन है, मतलब यह 1,000 के बदले दे रखा है। तो आइए हम लोग यहाँ से हम लोग CI निकालते हैं। कैसे, दोनों का डिफरेंस आएगा 331 आ रहा है, हमारे पास अभी दे रखा है 1,000 इक्वल 25,000, ठीक है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 25,000 बट्टे 1,000। हमें क्या निकालना है, 331 का, तो यहाँ पे 25,000 बट्टे 1,000 और गुने 331, 1,000 से 3 जीरो कैंसिल, 25 में एक 331 में गुना कर दीजिए, 331 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 का 5 कैरी 2, 25 ते 75 2 77 कैरी 7, और 25 ते 75 और आप 7 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 82। तो कैरी कितना हो गया 8,275 जो हमारा क्या आ गया, CI आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कौन है, आंसर नंबर हमारा ऑप्शन सी आ रहा है ना, करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे कि एक समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो दे रखा है हमारे पास क्षेत्रफल 875, 1/2 समानांतर भुजाएं कितना है 21 और 14, दोनों का योग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 35 हो जाएगा। और हाइट तो दे नहीं रखा, तो हमें फाइंड करना है, निकालिए। ये काट के देखते हैं हम 35 से कितने टाइम्स में कट रहा है। तो देखिएगा 35 से 25 टाइम में कट रहा है, यानी 25 दूना 50। तो हमारा हाइट जो है कितना निकल गया, 50 सेंटीमीटर निकल गया। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी भुजाएं 13, 5 और 12 दे रखा है। तो क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज करना है, क्लास 9th वाला है ना। तो देखिए पहले तो हमें निकालना होगा एस अर्ध परिमाप, सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12 13 25 5 30, 30 का आधा सीधे लिख दो 15। अब निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। तो क्या होता है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना। तो चलिए एस कितना आ गया हमारा 15, 15 में से 13 घट, पहले 15 में से 13 घटा दो 2, 15 में से 5 घटा दोगे तो 20, 15 में से 12 घटा दोगे तो 3, या 15 में से 5 घटाओगे तो 10 ना होगा, यहाँ पे 20 लिख रहे 10 होगा, ये रूट ओवर में। अब देखो इसे आप जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करोगे तो उतना आसान होगा आपको निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 5 से 15 कर सकते हैं इसका, 5 और गुने 3, ठीक है। और यहाँ पे 5 गुने 2 कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 और 2, ये 3 और 3, और ये 5 और 5 सभी निकल रहा है, 5 3 2 सभी निकाल दीजिए, 5 3 और 2, 5 से 15 दूना 30, यानी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या बने, राइट आंसर यही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मांग के नियम का कारण क्या है, बताइएगा मांग के नियम के कारण क्या है। तो इसके कारण है इनमें सभी सीमांत उपयोगिता का ह्रास,
आय प्रभाव और प्रतिस्थान प्रभाव, यानी आंसर बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है क्या, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है, क्या होता है बताइए। तो मांग बढ़ जाती है, जब वस्तु कम होगा तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अल्फ्रेड मार्शल जो थे 1890 में 1890 में आपूर्ति और मांग का सिद्धांत देते हैं। कौन? अल्फ्रेड मार्शल जी। अगला देखेंगे तो निम्नलिखित उपयोगों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति के सुधारने में सक्षम नहीं है? कौन नहीं है? तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना। आंसर करेक्ट बनेगा बी। निर्यातों पर अधिक कर लगाने से विदेशी निर्यात में गिरावट आएगी। भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम उपाय क्या क्या है? तो पहला, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपए का अवमूल्यन करना, आयातों पर अधिक कर लगाना, ये सब है। निर्यातों पर अधिक कर लगाने से भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होगी तथा व्यापार घाटा असंतुलित हो जाएगा। भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए आईएमएफ मदद करती है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? देखिए, एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो गरीबी रेखा की गणना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना नीति आयोग, पूर्व में जो है योजना, इसका नाम योजना आयोग था, 2015 में ये आया है नीति आयोग, ये करता है अब, ठीक है। एनएसएसओ की स्थापना कब होता है? 1950 में। 1950 में स्थापना होता है। एनएसएसओ और सीएसओ को मिलकर 2019 में एनएसओ की स्थापना होती है। एनएसएसओ और सीएसओ दोनों जो है एनएसओ के विंग के रूप में कार्य करता है, मतलब एक पंखा के रूप में काम करता है। नीति आयोग से पहले जो है योजना आयोग था, आपको पता है कितने थे टोटल? 12 पंचवर्षीय योजना थे। अब देखिए, मकर रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है बताइएगा? तो मकर रेखा जो है बोलिविया से नहीं गुजरती है। आंसर बनेगा ये, बोलिविया से नहीं गुजरती है। बोलिविया गणराज्य जो है दक्षिण अमेरिका के स्थूल देश है। बोलिविया की राजधानी ला पाज सुक्रे है। बोलिविया का मुद्रा जो है बोलिवियानो है। दक्षिण अमेरिका के पराग्वे देश की स्थूल देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना का मुद्रा पीसो है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 39 से 45 तक चला था, तत्कालिक कारण क्या था इसका? तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। आंसर डी बनेगा। जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण कब होता है? 1939 में होता है 1 सितंबर को, और 3 सितंबर को 39 में ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध में शामिल होने से घोषणा क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। 45 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण वर्साई की संधि कही जाती है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि किया गया था, और वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को अपमानित किया गया है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, तो हर्ष का जो है राजकवि कौन थे वो बताना है। तो उसके बाणभट्ट थे। हर्षचरित का लेख बाणभट्ट किए हैं। भारत में किसी राज्य का प्रथम पुस्तक कौन है? तो हर्षचरित है। हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु गौड़ था। कौन? बंगाल के उसका नाम था शशांक। हर्ष को जो है नर्मदा नदी तट पर चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने राजकवि रवि वर्मा रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख लिखी है। एहोल शिलालेख में जो है कालिदास भैरवी की चर्चा की गई है। अगला देखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? कौन था वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यह इसकी शासनकाल चली थी 1899 से लेके कब? 1905 तक चला था। किसका? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को होता है। बंगाल विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 ईस्वी को। 1911 में 11 दिसंबर को, है ना। और बिहार जो है बंगाल से अलग कब हो जाता है? 1911 में। 1912 में संपूर्ण हो जाता है लागू। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक थी। और इनका जन्म जो होता है महावीर जी की, ये कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में होता है ना। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, वो कुंडग्राम के प्रधान थे। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में होता है। यह 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के और गृह त्याग कर लेते हैं, है ना, सन्यासी जीवन लेते हैं। और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम कौन थे?
प्रथम ऋषभ देव थे और अंतिम महावीर जी थे, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि इसमें बताया जाए कि शून्य डिग्री अक्षांश तथा शून्य डिग्री देशांतर अवस्थित है, कहाँ पे है बताइएगा। तो यह अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर। आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है, बताइए कौन सा स्थल रुद्ध है। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए बोल्विया, जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर में। तो ऑप्शन ए बन जाएगा, स्थल लैंड लॉक कंट्री है यह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं, यह समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व स्थलरूढ़ देशों की संख्या लगभग कितना है विश्व में? 45 है, जिसमें सबसे बड़ा कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा है एशिया में। बोल्विया एवं पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थलरूढ़ देश है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जैसे ओसनिया कई स्थलरूढ़ देश नहीं है। कोई भी स्थल जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं ओसनिया में कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। किन दो पर्वतीय श्रेणी के मध्य जो कश्मीर घाटी स्थित है, तो वह है बृहद हिमालय और पीर पंजाल। आंसर बनेगा बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पीर पंजाल धौलाधर, मसूरी और नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन नहीं हिंद महासागर की धारा है बताइएगा। तो आंसर बनेगा डी, बेंगुला धारा। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, बेंगुला धारा जो नहीं है हिंद महासागर की धाराओं में स्थल मंडल तथा मानसून हवाओं का जो है पर्याप्त अभाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? परागकण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह परागकोश के द्वारा। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, परागकोश के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? कौन नहीं अनुमस्तिष्क के लिए सही बताइए। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा बी, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा बी बनेगा। परिमस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना। परिमस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भाग है और संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग परिमस्तिष्क होता है। अगला है सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? सवाल किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। सवाल प्रायतः जो है पर्णहरित युक्त संवहनुतक रहित जो है स्वपोषी होता है। यह शरीर जो है शुकाशय सदृश से होता है। अगला है क्या है? वंशागति। क्या है? वंशागति के नियम का प्रतिपादन कौन के थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन कौन के थे? तो यह किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो क्या बन रहा है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? कौन सा है? तो यह है प्रोटीन है। आंसर क्या बनेगा? ए, प्रोटीन 20 से अधिक एमिनो अम्ल से बना होता है। मानव शरीर के 15% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। 10 प्रोटीन का शरीर संश्लेषण करता है, 10 प्रोटीन हमारे शरीर से संश्लेषित होता है ना। प्रोटीन का खोज कौन किए हैं? तो जे बर्जेलियस किए हैं। पर्णहरित केवल जो है पादक जगत में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाते हैं। मंड एवं सेल्यूलोज पादक जो है कोशिका में पाया जाता है। अगला है, खेलते समय जो है रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया तथा एक और गहरे लाल रंग के जो है थक्के ने घाव को भर दिया। इस प्रकार की जो कोशिकाएं जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, वो कौन सी है बताइएगा। तो वो क्या है? वह है प्लेटलेट्स। आंसर बनेगा डी, प्लेटलेट्स है। हमारे जो सामान्य प्लेटलेट्स की गिनती पता है कितना होता है? 1.5 लाख से लेके लगभग 3.5 लाख के प्रति माइक्रोलीटर रक्त होती है। प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। यह रक्त की मात्रा का जो है केवल एक छोटा सा अंश से बनते हैं ये। अगला देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन से खनिज जो है फसलों के कीटों से बचाने में सहायता होती है? बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर हमारा डी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या जो हमारे फसलों को कीटों से बचाने में सहायता करते हैं। आंसर डी बनेगा। कह रहा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? वक्रता केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? दर्पण के नीचे, दर्पण के ऊपर, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने। तो आंसर बनेगा दर्पण के सामने, राइट आंसर डी होगा। अगला देखिएगा, रक्त ए
कह रहा है कि रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाले एक महिला से हुआ जिनका बच्चा हुआ, जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवांशिकी के संदर्भ में क्या अर्थ है यहाँ पे बताइएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा पता है? इसका अर्थ होगा ना कि रक्त समूह ए का जीन रक्त समूह बी के जीन दोनों प्रभावी हैं। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60%, 75% क्या करते हैं? इन्वेस्ट, खर्च कर देते हैं। और ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। मतलब जो ए बचाता है वो बी से 20% ज़्यादा बचाता है। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है ये हमें बताना है। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या बी की बचत 100 है, ठीक है, और ए की बचत क्या है 120 है, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो ए का आय जो है कितना है? ए का आय और गुने 40% इक्वल कितना है? 120। तो 120 जो आया है हमारे पास बचत है इसका, तो आप ए इक्वल कितना निकाल लोगे? ए की कितना निकल जाएगी? ए की आय हो जाएगी, ये जाके नीचे डिविजिबल होगी, ऊपर में 100 हो जाएगा। तो ये काटो, 4 3 12 यानी 300। ए की आय कितना आ गया? 300। अब फिर प्रश्न से हम देखते हैं कि बी के लिए। बी का आय गुने 25%, मतलब सीधे कर देते हैं हम लोग। बी गुने 1/4 कितना है? 100 दिया, यानी क्या बी का आय कितना? 400। तो देखिए बी का आय कितना निकला? 400, और ए का आय कितना निकला? 300। अब हमें क्या बताना है? कमी। कमी कितना हो रहा है? तो 100 रुपया का गुने 100 होगा। किस पे निकालना था? तो हमें निकालना है बी से ना कम। तो 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 25, यानी कितना प्रतिशत कमी हो रही है? 25% की। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25%। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि दो कारें ए और बी क्रमशः दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती है। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दिल्ली से कितना किलोमीटर दूर दोनों एक साथ में हो जाएंगी ये हमें बताना होगा। दोनों जो किलोमीटर की दोनों एक साथ होंगी ये बताना है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों एक साथ हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। एक 8:30 में, एक 9 बजे चलती है, ए और बी। तो आइए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। पहले क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास कि ए द्वारा आधा घंटा में तय की गई दूरी टोटल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा दूरी तय यानी कि 20 किलोमीटर, ठीक है। और मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 20 किलोमीटर 50 से चल रहा है और 40 से चल रहा है, तो घटा दोगे तो 10, यानी काटोगे तो 2 घंटा। अब जो हमारी दूरी होगी वो क्या होगी? चाल कितना निकला? चाल तो हमें पता नहीं कितना है। चाल है हमारे पास 50 वाली, ठीक है। चाल है हमारे पास 50 और गुने टाइम, टाइम कितना निकला? 2 घंटा। तो 50 और दुने 2 करोगे तो कितनी हो जाएगी दूरी हमारी? 100 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी जब दोनों एक साथ होंगे। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बी। एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात दिया है 57:19√3, है ना। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब डिग्री में हमें बताना है कि कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये कितना दे रखा है? ये 19√3 दे रखा है, और ये देखा है 57, है ना। तो ये हमें फाइंड करना है कि कितना है थीटा। तो देखिए tan थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं। तो लिखिए थीटा इक्वल 57 बाई कितना है हमारे पास? 90√3। 90√3 है और 57 है, क्या ये कटने वाली है? तो रेशलाइज कर दो आप, √3 और √3 से मल्टीपल, तो ये 57√3 हो जाएगी। और ये 90 मल्टीपल 3, 9 मल्टीपल 3, 9 से, और ये 3 से काट के देखो, 3 से कटेगी 1, और ये 9 टाइम में ये काटो, ये कट रही, यानी कितना आ गया आंसर हमारा? √3। √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू होता है। तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 12 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा हमें बताना है। तो चलिए बी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं ए और बी का वर्तमान आयु कितना है? 4x और 5x है, ठीक है। तो कह रहा है 4x यदि 12 साल बाद
और 5x+12 साल बाद कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 5:6। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12×25=60, b है ना ये, तो 12×25=60 यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी की पूछ रही 60। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो दिया गया है यहाँ पे तीन मतलब कि 3 एक समान है, एक अलग है, वो बताना है कौन अलग है। तो आप देखोगे ना तो इसमें सी नंबर अलग है। कैसे, तो आप देखो यहाँ पे जेड के बाद 7 ऐड करोगे तो जी आएगा, इसके जस्ट 3 घटा दोगे तो डी आ रहा है। यहाँ पे भी 7 जोड़ोगे तो एल, इसमें से 3 घटा दोगे तो 9। लेकिन यहाँ 14 में से आपको क्या करना होगा, ये 14 है, यहाँ से 10 जोड़ोगे तो ये तो 7 हो नहीं रहा है, तो पहले ये कटा, ये देखो ये 7 इसमें बढ़ रही है, फिर इसमें 3 घट रही, तो इसलिए ये तीनों इक्वल है, बट ये सबसे अलग है, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए यहाँ पे तो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे ये कि प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस रखना है, और गुना और भाग को भी, यहाँ भाग है तो इसको गुना, और ये गुना है तो भाग को बदल दीजिए। आंसर आपके पास सामने, इसको भाग दीजिए 4 और इसको करिए तो कितना हो जाएगा 75 में से 4 और ये +5 यानी कितना 80 में से 4 घटा दीजिए तो 86 बच जाएगा, 76 बचेगा आंसर। 80 में से घटाना है तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट करके बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या आप काउंट करोगे ना तो आपके पास 8 आएंगे, आंसर ए बनेगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ है बताइएगा, त्रिची में है। कहाँ पे है, आंसर बनेगा ये त्रिची। ये कहाँ पे पड़ता है त्रिची, तो केला के लिए जो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 21 अगस्त 1993 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ICAR नई दिल्ली के द्वारा की गई है ना। महान हिमयुग का संबंध किससे है बताइएगा, हिमयुग का संबंध किससे है, यह संबंधित है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन से है। प्लिस्टोसीन एवं जो है हिलोसीन कल्प जो है नूतन, है ना, नूतन इरा के एक उपभाग है जो क्या है जो क्या है चतुर्थक युग का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे, कहाँ पर किए थे, तो आंसर बनेगा डी मुजफ्फरपुर। बिहार की एक जिला है, बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने शुरू किए, बताइए कौन से शुरू किए थे, तो आंसर बनेगा आपका, देखिए कौन कौन शुरू किए थे। सती प्रथा का उन्मूलन किए थे उन्होंने, दास प्रथा का उन्मूलन उन्होंने नहीं किया था, बताएंगे कौन किए थे। धर्म परिवर्तन के कारण जो है अयोग्यता के प्रावधान को हटाना इन्होंने किया था। ठगों को संगठित गिरोहों का दमन, तो ये भी किए थे। यानी 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना, करेक्ट आंसर हमारा सी बना। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, उन्होंने मतलब बेंटिंग ने जो है 1835 में, कब 1835 ईस्वी में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल जो है 1828 से लेके 1835 तक था। बेंटिंग के समय कर्नल सलीम अली की जो है सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। और ठगी प्रथा जो थी, सती प्रथा कब होती है, तो 1839 में, 1800 कब होता है, 1829 में इसको खत्म किया जाता है ना। 1829 में विलियम बेंटिंग के ये में किया गया था। और जो ठगों से संबंधित गिरोहों का दमन यह कब, जस्ट 1 साल बाद 1830 में सभी हुआ था इसी कालों में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है, ये हमें बताना है। जैसे देखिए पहला क्या है, हाथी गुफा अभिलेख किससे है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो है यह इन्हीं से संबंधित है, खारवेल से, राजा खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से है। ये सभी, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया। हाथी गुफा अभिलेख में बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र के सम्मिलित जनसंख्या का उल्लेख है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी थे। खारवेल कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल को जो भिक्षु शासक और धर्मराज भी कहा गया है। खारवेल जो है गंधर्व वेद का ज्ञाता थे। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने यह कहा है कि 3 देश चेर, चोल, पांडे के संगठन अर्थात त्रामिक संगठन को पराजित किया है। एहोल अभिलेख जो वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है।
एहोल अभिलेख एक प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की रवि कीर्ति प्रशंसा किए थे, है ना। एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय के के राज कवि जो है रवि कीर्ति किए हैं। जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्रदामन के हैं। यह उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन का प्रथम का है, रुद्रदामन प्रथम का है ना। जूनागढ़ अभिलेख जो है विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखित यह प्रथम अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो है स्वराष्ट्र प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है क्या इसमें कि भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ पर खोली गई है? कहाँ पे खोली गई है बताइएगा? यह खोली गई है मध्य प्रदेश में। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी होगा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत की ई स्पोर्ट्स अकादमी को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है। आंसर बी। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 में जारी HDI में जो है भारत का रैंक जो है 134वां है। कितना है? ऑप्शन नंबर ए है, 134वां है भारत का स्थान। मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 93 स्थान, जबकि प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन को लॉन्च किया गया है? इस मिशन का नाम है पेस मिशन, नाम है PACE, पेस मिशन है। पेस मिशन को नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। चीन के द्वारा ब्रह्मांडीय घटनाओं के निरीक्षण हेतु कमल के आकार का आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को गिर्लमो कानो पुरस्कार 2024 किस देश के पत्रकारों को सम्मिलित किया गया है? किस देश के पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर, राइट आंसर बनेगा फिलिस्तीन। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। गाजा में संकट को जो है कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इनका नाम है गिलर्मो कैनो। अगला है, हाल ही की दुनिया की पहली AI राजनयिक जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? विक्टोरिया सी को कौन देश लॉन्च किया है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, यूक्रेन ने लॉन्च किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को पद पर नियुक्त किया है। अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी क्या नाम है इसका? क्रागिसन ने दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को लॉन्च किया है। कतर द्वारा जो है डिजिटल ह्यूमन कैबिन क्रू लॉन्च करके नया स्टैंडर्ड पेश किया गया है ना। भारत के राज्यों को वर्ष 2022 से 23 के चावल उत्पादन में सही आरोही क्रम हमें चुनना है। तो सही आरोही क्रम बताइएगा किसके लिए? चावल उत्पादन में 22 से 23 के समय तो देखेंगे आप, तो पहले पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है आगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन होगा नहीं। चावल में सबसे अग्रणी हमेशा से पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तब पंजाब। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चावल उत्पादन के मामले में भारत जो है चीन के बाद दूसरा आता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। अगला देखिए, जुलाई 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कितने रामसर स्थल है बताइएगा? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, कितने हैं? 82 हैं। रामसर साइट सूची में शामिल किया गया कुल 82 हैं। मानव निर्मित जलाशय नागी और नकटी बिहार के जमुई जिले के झाझा वन में स्थित है। क्या नाम है? याद रखिएगा, नागी और नकटी, याद लिखिएगा, नागी और क्या नाम है इसका? नकटी, नागी और नकटी। यह कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार के जमुई जिले में है ना, झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में IQ एयर अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बना है काठमांडू।
आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी काठमांडू। स्विस ग्रुप IQ एयर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और देश की राजधानियों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, और इसमें बिहार का बेगूसराय जिला जो है वह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बन गया है ना। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर अपने हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।